हैरी पॉटर की दुनिया में जादू है, एडवेंचर है, लेकिन एक कोना ऐसा भी है जहां सिर्फ घुटन और डर का माहौल है, और वो है डर्सली परिवार का घर। आज की कहानी उसी घर की है जहां हैरी की गर्मियों की छुट्टियां आंट मार्च के आने से एक बुरे सपने में तब्दील हो जाती हैं। तो चलिए समझते हैं कि उस घर की चारदीवारी के अंदर आखिर चल क्या रहा था। कहानी की शुरुआत अंकल वर्नॉन के इसी एक वाक्य से होती है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये डर्सली परिवार की पूरी सोच को सामने रख देते हैं। ये उस माहौल का आईना है जिसमें हैरी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए मजबूर था। तो कहानी हमें ले चलती है एक सुबह में, जो ऊपर से तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन असल में ये आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। इस पूरे संकट को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हैरी के लिए वहां का रोज का माहौल आखिर था कैसा। सीन है डर्सली के किचन का। नाश्ते का टाइम है। डडली अपने नए टीवी में पूरी तरह से खोया हुआ है और पूरा परिवार उसकी खुशी में खुश है। लेकिन हैरी, वो भी वहीं है, पर जैसे किसी को दिख ही नहीं रहा। वो होकर भी न होने के बराबर था, पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था। तो इस घर में है कौन कौन, चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले अंकल वर्नन, फिर आंट पेटूनिया और उनका लाडला बेटा डडली। कहानी में जिस तरह से इन्हें डिस्क्राइब किया गया है, उससे ही इनकी फितरत का अंदाजा लग जाता है। ये वही लोग हैं जिनके साथ हैरी का हर दिन गुजरता था। और पता है, एक और अजीब बात हो रही थी। एक तरफ घर के अंदर ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ टीवी पे एक भागे हुए खतरनाक कैदी की खबर आ रही थी। तो सोचने वाली बात यह है कि असली खतरा है कहाँ, बाहर की दुनिया में या फिर घर की दीवारों के अंदर। और फिर उसी घुटन भरी सुबह में एक अनाउंसमेंट होता है। एक ऐसा अनाउंसमेंट जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी खबर जो अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाली थी। बस एक सीधा सादा सा वाक्य जो अंकल वर्नन कहते हैं, और यही एक लाइन कहानी का पूरा रुख मोड़ देती है। यहीं से उस टकराव की नींव रखी जाती है जो इस पूरे चैप्टर का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। एक छोटी सी बात और माहौल में तनाव तुरंत बढ़ जाता है। और हैरी का रिएक्शन, उसकी आवाज में जो घबराहट थी, वो सब कुछ बता देती है। ये कोई आम मेहमान नहीं थी जिनके आने की खबर थी। हैरी के लिए तो ये किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। उसका डरा हुआ सवाल ही हमें ये बताने के लिए काफी है कि आंट मार्च कितनी भयानक हो सकती हैं। तो आखिर ये आंट मार्च हैं कौन? ये अंकल वर्नन की बहन है, और उनका हैरी से सिर्फ एक ही रिश्ता था, उसे तकलीफ देने का। उनकी पिछली हर विजिट हैरी के लिए एक बुरे सपने जैसी रही है, और इस बार भी कुछ अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। पर हैरी इतना डरा हुआ क्यों था? मतलब आंट मार्च के आने की खबर से ऐसी क्या आफत आ गई? इसका जवाब ना उनकी पिछली मुलाकातों की कड़वी यादों में छिपा है। ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी। मार्च ने हैरी को नीचा दिखाने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ा। जैसे कि डडली के 5वें जन्मदिन पर उन्होंने हैरी को छड़ी से मारा था। फिर एक बार क्रिसमस पर डडली को मिला एक महंगा रोबोट और हैरी को कुत्तों के बिस्किट। और पिछली बार तो हद ही हो गई थी जब उनके कुत्ते ने हैरी को आधी रात तक पेड़ पर चढ़ाए रखा था। और इस बार ये कोई 1-2 दिन का टॉर्चर नहीं था, पूरे 1 हफ्ते का था। जरा सोचिए, 1 हफ्ता उसी छत के नीचे जहां हर पल किसी को निशाना बनाया जाए। यह हैरी के सब्र की एक बहुत लंबी परीक्षा होने वाली थी। अब अंकल वर्नन जानते थे कि ये हफ्ता मुश्किल होने वाला है, तो उन्होंने हैरी के लिए कुछ नियम बनाए। पर ये नियम हैरी की मदद के लिए नहीं, बल्कि उस पर और भी ज्यादा शिकंजा कसने के लिए थे। पहला नियम, मार्च से बात करते वक्त जुबान पर लगाम रखना। मतलब साफ था, चाहे वो कुछ भी बोलें, कितना भी जलील करें, हैरी को चुपचाप सहना था, कोई जवाब नहीं देना था। दूसरा नियम, हैरी की असामान्यता, यानी उसके जादूगर होने की बात मार्च को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। मतलब उसे अपनी असली पहचान को पूरी तरह से छिपाना था, एक नॉर्मल लड़के होने का नाटक करना था। और तीसरा नियम, ये तो सबसे ज्यादा अपमानजनक था। हैरी को ये नाटक करना था कि वो सेंट ब्रूटस के असाध्य अपराधी लड़कों के स्कूल में पढ़ता है। सोचिए, अपनी ही पहचान को मिटाकर एक अपराधी का चोला ओढ़ना, ये उसे बदनाम करने की एक और साजिश थी। तो अब सिचुएशन बिल्कुल तैयार है। एक तरफ है हैरी, जिस पर चुप रहने और एक बड़ा झूठ जीने का जबरदस्त दबाव है, और दूसरी तरफ आंट मार्च, जिनकी क्रूरता की कोई हद नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब हैरी के सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा? ये टकराव कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हैरी और डर्सली परिवार के बीच हुआ एक छोटा लेकिन बेहद तनाव से भरा मोलभाव। ये सिर्फ एक साइन की बात नहीं थी, ये था पावर डायनामिक्स का एक मास्टर क्लास जो दिखाता है कि कैसे शक्ति का संतुलन बदल सकता है। तो देखते हैं हैरी ने ये किया कैसे। ये शब्द अंकल वर्नन के हैं और वो ये घबराहट में चिल्ला रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया?
यही वो सवाल है जो हमें उस सुबह की कहानी में खींच कर ले जाता है, जहां हैरी पॉटर ने अपनी जिंदगी की सबसे चतुर मोलभाव में से एक की थी। तो सीन है डर्सली परिवार का घर। सुबह का वक्त है, लेकिन माहौल कह सकते हैं बिल्कुल भी शांत नहीं है। हवा में एक टेंशन है, एक अजीब सी खामोशी, क्योंकि घर में एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनसे हर कोई, और खासकर हैरी, दूरी रहना चाहता है। तो ऐसे में जब अंकल वर्नन जाने की तैयारी में है और आंट पेटूनिया डडली को संवारने में लगी हैं, हैरी को एक मौका दिखता है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मौका। वो समझ जाता है कि यही टाइम है अंकल वर्नन से अकेले में बात करने का। तो वो क्या करता है, अपना नाश्ता बीच में ही छोड़ता है और चुपके से अपने अंकल के पीछे हो लेता है। तो अब आते हैं इस टकराव की असली जड़ पर। हैरी को अंकल वर्नॉन से कुछ चाहिए, और ये कोई ऐसी वैसी रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऐसी गुजारिश है जिसके बारे में वो अच्छी तरह जानता है कि इसे सुनना भी कोई पसंद नहीं करेगा। तो आखिर हैरी को ऐसा क्या चाहिए जिसके लिए वो अंकल वर्नन से सीधा पंगा लेने को भी तैयार है? जाहिर है ये कोई मामूली चीज तो हो नहीं सकती। ये कुछ ऐसा है जो उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है, इतना कि वो डर्सली परिवार के गुस्से का रिस्क भी उठाने को तैयार है। और वो चीज है सिर्फ एक दस्तखत, एक सिग्नेचर। हैरी उन्हें बताता है कि हॉगवर्ट्स में जो तीसरे साल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पास के जादुई गांव हॉग्समीड जाने की इजाजत है, लेकिन इसके लिए एक परमिशन फॉर्म साइन करवाना जरूरी है। सोचिए, एक छोटा सा साइन, लेकिन हैरी के लिए ये आजादी का दरवाजा है। और अंकल वर्नॉन का जवाब तुरंत और नफरत से भरा हुआ, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह नेगोशिएशन का पहला दाव है। अंकल वर्नॉन साफ साफ जता रहे हैं कि हैरी को यह सिग्नेचर कमाना पड़ेगा। यहीं से असली मोलकाव का खेल शुरू होता है। बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सीधी साधी रिक्वेस्ट काम नहीं करती तो हैरी को एहसास होता है कि उसे अपनी चाल बदलनी पड़ेगी, और उसके पास एक इक्का है, एक ऐसी जानकारी जिसका इस्तेमाल वो एक हथियार की तरह कर सकता है, एक ऐसा दाव जिसकी अंकल वर्नन ने कभी कभी भी उम्मीद नहीं की होगी। और वो हथियार क्या है? सेंट ब्रूटस। जी हां, वही झूठी कहानी जो डर्सली परिवार ने अपनी शर्म छिपाने के लिए खुद बनाई थी। वो सबको यही तो बताते हैं कि हैरी कहां पढ़ता है, और अब उनका ही बनाया हुआ ये झूठ उन्हीं पर भारी पड़ने वाला था। और ये थी हैरी की सबसे स्मार्ट चाल। मोल भाव की दुनिया में इसे लेवरेज कहते हैं, यानी किसी की कमजोरी का फायदा उठाना। हैरी यहां अपने अंकल के ही झूठ को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वो सीधे सीधे धमकी नहीं दे रहा, बस एक इशारा कर रहा है, एक संभावना जता रहा है। क्या होगा अगर गलती से आंट मार्च के सामने सच निकल जाए? ये एक तरह का साइलेंट ब्लैकमेल है जो डर्सली परिवार की झूठी इज्जत की नींव पर बना है। और जब अंकल वर्नन हमेशा की तरह उसे डराने धमकाने पर उतर आते हैं तो हैरी पीछे नहीं हटता, वो डटकर खड़ा रहता है। वो कहता है, मुझे पीट कर आप आंट मार्च को वो सब नहीं भुला पाएंगे जो मैं उन्हें बता सकता हूं। ये लाइनें दिखाती हैं कि वो अब वो डरा सहमा बच्चा नहीं रहा। उसे समझ आ गया है कि इन्फॉर्मेशन भी एक तरह की पावर है, और इस बार उसके शब्द किसी भी मुक्के से ज्यादा ताकतवर हैं। इसी पल पावर का पूरा गेम पलट जाता है। तो अब हैरी अपना दांव चल चुका है, अंकल वर्नॉन पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब बातचीत सौदेबाजी के आखिरी दौर में पहुंचती है, जहां एक बहुत ही नाजुक समझौते की शर्तें रखी जानी हैं। अंकल वर्नन हार तो मान लेते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो एक कंडीशनल ऑफर रखते हैं। शर्त नंबर 1, आंट मार्च के विजिट के दौरान हैरी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिहेव करना होगा। शर्त नंबर 2, उसे सेंट ब्रूटस वाली झूठी कहानी को सच साबित करना होगा, और अगर, सिर्फ और सिर्फ अगर वो ये सब कर पाया तो ही उस फॉर्म पर साइन होंगे। ये एक क्लासिक नेगोशिएशन टैक्टिक है, जहां हारने वाला पक्ष भी थोड़ा कंट्रोल अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है, और सौदा तय हो जाता है। अंकल वर्नन इतने गुस्से में दरवाजा पटकते हैं कि उसका एक कांच तक टूटकर गिर जाता है। ये उनकी गुस्से से ज्यादा उनकी बेबसी और हार का सबूत है। वो जानते हैं कि हैरी ने उन्हें उन्हीं के बनाए खेल में हरा दिया है। सौदा तो हो गया, लेकिन अब शुरू होती है इसकी कीमत चुकाने की तैयारी। अब फोकस इस बात पर है कि हैरी को इस डील के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो कीमत है अपनी असली पहचान को पूरी तरह से मिटा देना। हॉग्समीड जाने की वो जो आज़ादी है, उसे पाने के लिए हैरी को अपने जादुई वजूद के हर एक सबूत को छिपाना होगा। उसे एक आम इंसान होने का नाटक करना होगा, और ये सब वो बहुत भारी मन से करता है। अपने दोस्तों से मिले बर्थडे कार्ड्स और तोहफे छिपा देता है। अपनी जादू की किताबें और होमवर्क वो सब फर्श के एक ढीले तख्ते के नीचे डाल देता है। और सबसे मुश्किल काम, वो अपने प्यारे उल्लू हेडविग को भी एक हफ्ते के लिए कहीं दूर भेज देता है। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हैरी ने अपनी दुनिया का हर एक निशान मिटा दिया है, और ठीक तभी बाहर बजरी पर गाड़ी के टायरों की चरमराहट सुनाई देती है। मेहमान आ चुका है, वो इंसान जिसके अच्छे मूड पर हैरी की आज़ादी टिकी हुई है। और दरवाजे पर खड़ी हैं आंट मार्च अपने बूढ़े और बदमिजाज बुलडॉग के साथ।
उन्हें देखते ही ये साफ हो जाता है कि हैरी के सौदे की असली और सबसे कठिन परीक्षा अब शुरू होने वाली है। आंट मार्ज कैसी हैं? एकदम अपने भाई अंकल वर्नन जैसी, विशाल, गुस्सैल, चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी लाली। आते ही वो हैरी को ऐसे इग्नोर करती हैं जैसे वो कोई फर्नीचर का टुकड़ा हो और सारा प्यार अपने प्यारे भतीजे डडली पर लुटाती हैं। हैरी के लिए ये हफ्ता बहुत लंबा होने वाला है। तो एक नाजुक सौदा तो हो चुका है, हैरी ने अपनी तरफ से सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जब घर में आंट मार्ज जैसी मेहमान हो जो हैरी को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती, तो क्या हैरी अपने वादे पर कायम रह पाएगा या फिर उसकी ये चतुराई भरी जीत एक बहुत बड़ी हार में बदल जाएगी? से लगातार बढ़ता हुआ साइकोलॉजिकल प्रेशर किसी को टूटने की हद तक पहुंचा देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक हमला है। आंट मार्ज का पहला वार, और बस इसी एक लाइन से माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल जाता है और हमें कहानी के असली विलन से मिलवा दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक अनचाहा मेहमान आता है और तनाव की शुरुआत होती है। फिर देखेंगे कि कैसे बातों बातों में जिल्लत बढ़ती चली जाती है। उसके बाद आएगा वो पल जब सब कुछ बिखर जाता है, और आखिर में हम देखेंगे कि उस एक पल की गलती के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाजुक शांति से, मतलब एक ऐसी शांति जिससे हैरी को हर हाल में किसी भी कीमत पर बनाए रखना है। और जैसे ही आंट मार्ज घर में कदम रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे हवा में करंट दौड़ गया हो। उनकी मौजूदगी बिल्कुल एक तूफान की तरह है, जो हैरी की दुनिया में जो थोड़ी बहुत शांति बची है उसे भी तबाह करने आई है। अब देखिए, यहाँ हर कोई अपना अपना किरदार निभा रहा है। आंट मार्ज वो तो सीधी सीधी हमलावर हैं। डर्सली परिवार वो बस चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, बल्कि एक तरह से आग में घी डाल रहे हैं। और हैरी बेचारा अकेला खड़ा है इस पूरे साइकोलॉजिकल तूफान का सामना करते हुए। ये एक तरह से 2 अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ हैरी है जो बस शांति चाहता है, अपने एक बड़े मकसद के लिए वो अपने जज्बातों को दबाए हुए है, और दूसरी तरफ है मार्ज जिसे सिर्फ और सिर्फ हंगामा चाहिए। वो तो बस हैरी को तोड़ना चाहती हैं, और यही जो टकराव है ना, यही इस पूरे सीन की जान है। ये हैरी का खुद को संभालने का एक तरीका है। एक मंत्र की तरह वो इसे दोहरा रहा है, खुद को बार बार याद दिला रहा है कि दांव पर क्या लगा है। ये उसके सेल्फ कंट्रोल की लड़ाई को दिखाता है, एक ऐसी लड़ाई जिसे वो लगभग हारने ही वाला है। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब देखते हैं कि आंट मार्ज अपना हमला कैसे और तेज करती हैं। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है, एक मनोवैज्ञानिक जंग। मार्ज ना बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हैरी की जिंदगी के हर पहलू पर हमला करती हैं। उसके बात करने के तरीके से लेकर उसके स्कूल तक कुछ नहीं छोड़ती, और उनकी हर एक बात हैरी के सब्र में एक और दरार डाल देती है, उसे टूटने के और भी करीब धकेल देती है। ये लाइन ये हमें मार्ज की दुनिया की एक झलक देती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जुल्म करना एक अच्छी बात मानी जाती हो। ये सोच सिर्फ हैरी के लिए नहीं है, ये तो मार्ज की अपनी इनसिक्योरिटीज, उनके अपने बायसेस को भी दिखाती है। और अब बातों का असर उसके शरीर पर दिखने लगा है। हैरी के हाथ कांप रहे हैं, चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। ये एक साफ चेतावनी है, तूफान आने ही वाला है। और फिर वो पल आ ही जाता है, द ब्रेकिंग पॉइंट, वो लम्हा जहां अंदर की पूरी लड़ाई एक बाहरी धमाके में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि वो आखिरी तिनका क्या था? ऐसी कौन सी बात थी जो हैरी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके सब्र का बांध टूट ही गया? ये थी वो बात, ये है वो पल जब हमला हैरी से हटकर उसकी मां पर किया जाता है तो बस सब कुछ बदल जाता है। ये वो लकीर थी जिसे पार नहीं करना था। और इस बेइज्जती के फौरन बाद वाइन का ग्लास फट जाता है। बस एक छोटा सा सीधा सा वाक्य, लेकिन ये उस पल की जबरदस्त ताकत को दिखाता है। जितना भी दबा हुआ गुस्सा था, जितना भी दबा हुआ जादू था, सब एक ही झटके में बाहर आ जाता है। ये कोई सोचा समझा हमला नहीं था, नहीं, ये तो बस प्योर अनकंट्रोल्ड इमोशन था। ऐसा जज्बा जिस पर कोई काबू नहीं था, जो जादू के जरिए बाहर निकला, और इसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी। उस धमाके के बाद कमरे में पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मार्ज को तो कुछ समझ ही नहीं आता। पेटूनिया बुरी तरह घबरा जाती हैं, और वर्नन और पेटूनिया, उन्हें शक होने लगता है कि असल में हुआ क्या है। लेकिन हैरी के लिए ये धमाका कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस एक नई मुसीबत की शुरुआत थी। अब उसे अपने किए के नतीजों का सामना जो करना था। और ये वो पल है जब उसे घबराहट होती है। उसे फौरन एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
उसने अपना आपा खो दिया, अपना कंट्रोल खो दिया, और वो जानता है कि अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, मामला सिर्फ गुस्से का नहीं है, मामला है कानून का। जादुई दुनिया में एक बहुत सख्त नियम है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, और वो ये है कि कम उम्र के जादूगर स्कूल के बाहर जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ दाव पर जो लगा है वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक हॉग्समीड ट्रिप की बात नहीं है, नहीं, उसकी पढ़ाई, उसका भविष्य, सब कुछ, सचमुच सब कुछ खतरे में पड़ गया है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ये उसकी पहली गलती नहीं है, उसके रिकॉर्ड पर पहले से ही एक ऑफिशियल वार्निंग है। इस बार शायद उसे दूसरा मौका ना मिले, और इसीलिए हैरी वहां से भाग जाता है। वो ऊपर अपने कमरे में चला जाता है, नतीजों से खुद को छिपाने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि अब एक नया खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। बुरा खून रंग दिखाता ही है। सोचिए, बस यही शब्द काफी थे उस रात में जहर घोलने के लिए, और यहीं से उस टकराव की नींव पड़ी जो कुछ ही देर में एक भयानक तूफान में बदलने वाला था। कि ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, एक शानदार डिनर, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव उबल रहा था। ये मार्च के दौरे की आखिरी शाम थी। कई बोतलें वाइन खुल चुकी थीं और हैरी को बस एक ही हिदायत थी, चुपचाप सब कुछ सहते रहो। इससे पहले कि अपमान की बौछार शुरू होती, हैरी ने अपना एक तरीका निकाल लिया था बचने का। वो 8 मार्च की आवाज़ को अनसुना करने के लिए अपने दिमाग में अपनी झाड़ू की देखभाल वाली किताब के पन्ने पलटने लगता है। ये उसका एक तरह का मेंटल फोर्ट था, और यहीं से बात बिगड़नी शुरू होती है। अब शब्दों के बाढ़ चलते हैं और माहौल बिल्कुल खराब होने लगता है। और पहला हमला सीधा और बहुत क्रूर था। मार्च हैरी की तुलना एक कमज़ोर छोटे से कुत्ते से करती है जिसे उसने खुद डुबो दिया था। मतलब ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सोची समझी बेहद क्रूर बात थी जो सिर्फ और सिर्फ उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए कही गई थी। तो इस जहरीले हमले के जवाब में हैरी क्या करता है? वो और जोर से अपने दिमाग में वो किताब का 12वां पन्ना याद करने लगता है। एक तरह से वो मंत्र पढ़ रहा हो जैसे, बाहर की इस नफरत को रोकने की उसकी एक बेताब कोशिश। और अब मार्ज ने अपनी हदें पार कर दी। अब हमला सिर्फ हैरी पर नहीं बल्कि उसकी माँ की यादों पर था, और इसके साथ ही तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया। और बस यहीं पर हैरी का जो दिमागी कंट्रोल था ना, वो टूटने लगता है। मार्ज के शब्द किसी ड्रिल मशीन की तरह उसके दिमाग में छेद कर रहे हैं, और इसका असर अब फिजिकल हो रहा है। उसके कानों में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगती है जो उसके अंदर उठ रहे तूफान का साफ संकेत था। और फिर आता है वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मार्जिन हैरी के पिता को निकम्मा और मुफ्तखोर कहती है तो हैरी का बरसों का दबाया हुआ सब्र जवाब दे देता है, वो ऐसा नहीं था। बस ये 3 शब्द और पूरी टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। सालों की चुप्पी आखिरकार टूट चुकी थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं ब्रेकिंग पॉइंट पर, वो पल जहां सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया और गुस्सा एक भयानक रूप ले लेता है। बस ये वो लाइन थी जिसे क्रॉस नहीं करना था। अपने माता पिता की मौत के बारे में ये घिनौना झूठ कि वो नशे में थे, ये हैरी के बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। ये वो आखिरी चिंगारी थी जिसने अंदर की पूरी आग को भड़का दिया। हैरी के गुस्से का असर अब बाहर दिखना शुरू होता है, लेकिन ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मार्ज का चेहरा गुस्से से लाल था, पर यह सिर्फ गुस्से से चेहरा लाल होना नहीं था, कुछ बहुत अजीब हो रहा था। और सूजन वो रुक ही नहीं रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी। और फिर तो जो हुआ वो एकदम कयामत जैसा था। मार्ज एक भयानक गुब्बारे की तरह फूलने लगती है। उसके कोट के बटन टूट के दीवारों से टकराते हैं, कपड़े फटने लगते हैं और वो धीरे धीरे छत की ओर उठने लगती है। ये हैरी के अंदर के जादू का एक अनकंट्रोल्ड भयानक विस्फोट था। बस एक शब्द, एक चीख, मार्ज! और इस एक चीख में उस कमरे का सारा डर, सारी बेबसी समाई हुई थी। उस पल में सब कुछ उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुका था। इस तबाही के बाद हैरी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने फैसला किया यहां से भागने का, एक ऐसा कदम जो शायद लापरवाह था लेकिन बहुत जरूरी भी था। और देखिए, हैरी के एक्शन में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। वो बिल्कुल क्लियर है कि उसे क्या करना है। जादुई तरीके से अलमारी खोलना, अपना ट्रंक घसीटना, सामान उठाना, हर कदम ये बता रहा है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। दरवाजे पर आखिरी टकराव होता है। अंकल वर्नन अपनी पुरानी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल वापस पाना चाहते हैं, लेकिन अब खेल बदल चुका था। हैरी अब उनकी धमकियों से आजाद हो चुका था। और ये शब्द, ये हैरी की तरफ से एक ऐलान थे। वह इसी लायक थी, मुझसे दूर रहो, बस बहुत हो गया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक चेतावनी है। अपनी छड़ी हाथ में लेकर वो साफ कर देता है कि अब वो और चुप नहीं बैठेगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरी रात का आखिर मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पल हैरी के लिए इतना खास क्यों था। तो देखिए, असल बात यह है कि ये सिर्फ एक जादुई हादसा नहीं था, ये हैरी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
पहली बार उसने गुस्से में आकर जानबूझकर जादू का इस्तेमाल किया। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये पहली बार था जब उसने खुद के दम पर उस घुटन भरे घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। ये उसकी आज़ादी की लड़ाई का पहला कदम था। और आखिर में हम सब के लिए सवाल यही उठता है, उस रात जो कुछ भी हुआ, क्या वो सिर्फ एक बच्चे का बेकाबू गुस्सा था, या फिर ये उसकी आज़ादी की पहली, सच्ची और सबसे ताकतवर घोषणा थी? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।